बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं रियाज सर साइंस हब एकेडमी से एक और लेक्चर क्लास 8 के लिए लाया है, वो साउंड वेव के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि हवा की लहर या पानी की लहरें, मेरा बेटा, इसी तरीके से आवाज़ की लहरें भी होती है। आप बोलोगे कैसे? देखो बेटा, हवा में जब पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करते हैं तो हवा की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से जब पानी की पार्टिकल्स तेज़ वाइब्रेट करते हैं तो पानी से लहरें उठती हैं। तो मेरा बच्चा, इसी तरीके से साउंड में भी स्लो साउंड और हाई साउंड, लो साउंड और हाई साउंड। लो साउंड में क्या होता है, पार्टिकल्स स्लोली वाइब्रेट करते हैं, और जब तेज़ आवाज़ निकलती है उसमें पार्टिकल्स तेज़ वाइब्रेट करते हैं। लेकिन याद रखना, उस साउंड के लिए जो मीडियम होते हैं वो एयर या वाटर, क्योंकि वैक्यूम में साउंड पास नहीं करते हैं बेटा। किसमें? क्योंकि वैक्यूम में साउंड पास नहीं होती। तो अब जानेंगे वाइब्रेशंस के बारे में। दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशंस। बेटा, टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशंस। जब किसी ऑब्जेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन होता है, क्यों? यानी मीन पोजीशन से टू, यानी कि पोजीशन बदलती है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर मीन पोजीशन पर पहुंचते हैं, उसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। बेटा, इन एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में साउंड निकलती है तो वहाँ पर पार्टिकल्स वाइब्रेशंस करते हैं। जब ज़्यादा वाइब्रेशंस पार्टिकल्स के अंदर होती हैं, दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम प्रॉपरली, तो उसको वहाँ पर ऑब्जर्व करना मुमकिन नहीं है, वहाँ पर मुश्किल होते हैं। वी कैन आल्सो प्रोड्यूस स्लोअर वाइब्रेशंस, लेकिन हम स्लोअर वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको हम ऑसिलेशंस भी कहते हैं बेटा। बाय हैंगिंग ए बॉल, कैसे कर सकते हैं? एक हैंगिंग बॉल, छोटी सी बॉल को हम ले सकते हैं, जिसको हम बॉब कहते हैं, उसको हम थ्रेड से टाइट करते हैं, बांध के रखते हैं फ्रॉम द थ्रेड, जिस और बना सकते हैं सिंपल पेंडुलम, जिसको हम कह सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम, फिर अगर इट परफॉर्मर्स टू एंड फ्रो मोशन, फिर उसको हम अगर एक पोजीशन पे ले जाएंगे इस तरीके से, यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम इस बाब को हम इस पोजीशन पे पहले लेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, वो यहाँ इस हाइट तक, यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर टू एंड फ्रो मोशन दिखाएगा, और लास्ट में वो फिर स्टॉप करेगा अल्टीमेटली किस पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे। यहाँ पर इसी को हम मीन पोजीशन कहते हैं, यानी अपनी पोजीशन पे वो स्टॉप करेगा, उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। और इसके अंदर कुछ टर्म्स जानना ज़रूरी है। यहाँ पर एक टर्म आती है बेटा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल, मीन पोजीशन ये है। अगर हम इसको एक वेव की सूरत में हम दिखाएंगे, अगर हम वेव की सूरत में ये अगर हम स्ट्रेट लाइन जो हम दिखाते हैं, तो यही मीन पोजीशन हम दिखाते हैं। और उसके बाद इस मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट्स मीन पोजीशन से कितने टू एंड फ्रो करेगा, कितनी हाइट तक टू एंड फ्रो करेगा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इतना हुआ या इतना ही हुआ, किस पोजीशन से? मीन पोजीशन से, या इतना ही हुआ, जितना होगा
वही उसका एम्पलीट्यूड दिखाते हैं हम। वही एम्पलीट्यूड देखिए यहाँ पर बेटा, इस डायग्राम में, इस वेव में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो इस मीन पोजीशन से यहाँ तक की जो हाइट हम दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, यही कि एम्पलीट्यूड हम दिखाते हैं, यही एम्पलीट्यूड होती है वेव का, यही एम्पलीट्यूड होता है वेव का। ये हम डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से, और इसका यूनिट जो होता है मेरा बच्चा मीटर है। इसका जो यूनिट होता है एम्पलीट्यूड का वो मीटर होता है। बेटा फिर से यहाँ सुनिए, ये मीन पोजीशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। टू एंड फ्रो, टू दिखा दे ऊपर, फ्रो नीचे, नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव यानी कितना डिस्प्लेस हुआ है ऊपर की तरफ और कितना डिस्प्लेस हुआ है नीचे, मीन पोजीशन के नीचे की तरफ। अब हम बात करेंगे सेकंड टर्म पे बेटा। सेकंड टर्म पर हम बात करने जा रहे हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है इस वेव में? देखिए बेटा, वेव लेंथ होता है ये जो टू यानी ऊपर की तरफ दिखाया, मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ, जिसको जब वेव ऊपर की तरफ यानी एक ऊपर की तरफ मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको हम क्रस्ट बोलते हैं बेटा। जब हम मेन पोजीशन से नीचे की तरफ वेव दिखाते हैं उसको हम ट्रफ बोलते हैं, यानी क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट प्लस ट्रफ यानी एक ऊपर की तरफ वेव ये जो डिस्प्लेस करेगा, तो एक वेव में जब एक ट्रफ होता है यानी कि एक टाइम पे जब वो नीचे की तरफ, मेन पोजीशन से नीचे की तरफ वो डिस्प्लेस करेगा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा वेव लेंथ। वेव नाम से ही पता चलता है, वेव लेंथ यानी कहाँ से कहाँ तक, कितनी लेंथ तक ये वेव डिस्प्लेस होता है। देखिए क्रस्ट प्लस ट्रफ, इसको हम क्रस्ट प्लस ट्रफ, ये वेव लेंथ होती है। अगर हम ऐसे भी यहाँ दिखाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक वेव लेंथ, ये जो एक वेव है, ये एक वेव की वेव लेंथ है। और जब इस तरीके से हम दूसरी वेव दिखाएंगे, ये दूसरी वेव की वेव लेंथ है। तो क्रस्ट प्लस ट्रफ, तो ये वेव लेंथ है। ये हम लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं और इसका भी यूनिट मीटर होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो उसके बाद है बेटा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, इसमें यानी टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ फिर समझाएंगे आपको इस सिंपल पेंडुलम में। टाइम पीरियड में कितनी बार इस बॉब ने टू एंड फ्रो मोशन किया है, यानी टू एंड फ्रो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ये है टू एंड फ्रो। और फिर उसके बाद मेन पोजीशन पे ये है एक वेव। फिर से सुनिए, एक ऑसिलेशन बोलते हैं बेटा, वन ऑसिलेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो, फिर मेन पोजीशन पे, तो उसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो कितने ऑसिलेशन करेगा, कितने ऑसिलेशन, वन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल कितने टाइम तक करेगा, तो उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय टी, इट इज यूनिट इज सेकंड। इसके बाद है लास्ट टर्म बेटा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज इन 1 सेकंड। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज, कितनी ऑसिलेशन एक सेकंड में, ऑब्जेक्ट ने एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन की, कितनी टू एंड फ्रो मोशन उसने किए हैं एक सेकंड के अंदर। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ, ये हम फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट हर्ट्ज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे हम, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी समझाएंगे। यहाँ पर देखिए ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है और ये तीसरी वेव है। अगर हम यहाँ पर दिखाएंगे यानी एक सेकंड में कितने वेव्स उठी हैं, कितने वेव्स निकली हैं, 3 वेव्स निकले हैं, तो ये है 3 हर्ट्ज। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यानी 3 वाइब्रेशंस हुए हैं एक सेकंड में। यहाँ पर अगर हम दिखाएंगे किसी ऑब्जेक्ट में कितनी बार कितनी वाइब्रेशन हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक 1,
यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ तो 4 हर्ट्ज़, इसमें 4 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर 3 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप निकलती है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, जो हम डिनोट करें। फ्रीक्वेंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड से। कितने, यानी फ्रीक्वेंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड को, क्योंकि टाइम पीरियड जब टाइम कम होता है, यानी जब टाइम कम लगता है तो तब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इफ टाइम पीरियड इज लेस, if time period is less, frequency is more. If time period is greater, then the frequency is slower. Thank you. I hope you have understood it very well. Allah Hafiz.